स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स और आप इस प्लेलिस्ट को, इस सीरीज को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि मैं आपको काइनेमेटिक्स में बेसिक से लेके बिगिनर से लेके जेई एडवांस तक पहुंचा दूंगा। हम एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, डिटेल में जाएंगे। जो कोई भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोटा हो या देश का कोई भी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे पढ़ाया जाता है, जहाँ के टीचर्स जिस पैटर्न और जिस फ्लो से पढ़ाते हैं, हम उसी फ्लो से काइनेमेटिक्स को पूरा कवर करेंगे। तो प्लीज इस प्लेलिस्ट का हर रोज एक वीडियो आएगा जिसको आपको जरूर देखना है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स ये जो वर्ड है ये कहाँ से है, पहले इसको बेसिक थोड़ा समझते हैं और उसके बाद हम आगे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। काइनेमेटिक्स दो शब्दों से बना है, काइन और मैटिक्स। काइन और मैटिक्स। काइन मतलब होता है मोशन, काइन मतलब होता है मोशन और मैटिक्स मतलब होता है मैथमेटिक्स। मैटिक्स जो आया है, मैटिक्स जो वर्ड आया है वो कहाँ है, मैथमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में होता क्या है, आप मोशन को स्टडी करते हो। आप किसको स्टडी करते हो, मोशन को स्टडी करते हो। दो टाइप के मोशन हम अपने सिलेबस में स्टडी करते हैं, एक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और इसके बाद एक चैप्टर आता है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन होता है तो बहुत लोग इसको 1D काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं या मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हैं। तो मोशन इन वन डायमेंशन बोलो या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलो, सेम ही बात है। मोशन इन प्लेन को मोशन इन टू डायमेंशन भी बोला जाता है क्योंकि कोई भी प्लेन टू डायमेंशनल ही होता है। तो ये आपका चैप्टर 4 है, ये आपके 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 4 है। आपका जो थर्ड चैप्टर है दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। काइनेमेटिक्स इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं कि ये काइनेमेटिक्स। तो ये जो प्लेलिस्ट है ये काइनेमेटिक्स की शुरुआत कर रहा है, मतलब हम अभी 11th स्टैंडर्ड के थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की शुरुआत करेंगे। तो आपको लास्ट तक इसे जरूर देखना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करें, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इससे पहले कि डायरेक्टली मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताऊं, डिस्टेंस बताऊं, वेलोसिटी बताऊं, स्पीड बताऊं, जो अमूमन हम डिस्कस तो करते ही हैं, उसके पहले मैं आपसे 5 बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, 5 एकदम ही बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, हो सकता है वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए, आंसर के बारे में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे रियलिटी चेक मिल जाएगा कि हम अभी तक किस लेवल पे हैं इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो पहले 5 बेसिक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम कैसे आंसर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ही बेसिक से आपको लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा आईक्यू लगाना है और फिर हम एक्चुअल में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। इन 5 क्वेश्चन में जो मैं बात करूंगा वो लगभग काइनेमेटिक्स से ही जुड़ा हुआ है, मतलब कि हम आगे कैसी चीजों की पढ़ाई करेंगे। ये तो क्लैरिटी है कि मोशन की बात करेंगे। मोशन है तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है। मोशन का पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वन डायमेंशन में या प्लेन में भी हो सकता है, कर्वीलिनियर पाथ भी हो सकता है। तो बेसिक इन चीजों से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मान लो कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का रिपेयरिंग हो गया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का रिपेयरिंग हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आप मुझे बताओ ट्रैफिक कम होगा, ट्रैफिक ज्यादा होगा या उतना ही होगा। आपको क्वेश्चन क्या है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की रिपेयरिंग हो गई है और वो एकदम फर्स्ट क्लास बन चुका है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट हैपेंस टू ट्रैफिक, व्हाट हैपेंस टू ट्रैफिक। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ट्रैफिक इंक्रीजेस। ऑप्शन बी, ट्रैफिक डिक्रीजेस।
ऑप्शन सी सेम, ट्रैफिक इज सेम। 2 मिनट सोचो, पॉज करके सोचो, ठीक है। तो अगर आपने इसमें सोच लिया है, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि ट्रैफिक शायद बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चलता है, रोड अच्छी हो गई है, शायद ज्यादा गाड़ियां आ रही है क्या। अगर मैं कह दूं कि गाड़ियां सेम है, पॉपुलेशन डेंसिटी सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ रोड की रिपेयरिंग हो गई है, तो होता क्या है कि ट्रैफिक डिक्रीज हो जाता है, ट्रैफिक डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो डिस्टेंस तो फिक्स है, रोड तो मान लो 500 किलोमीटर है, मुंबई टू पुणे इतना नहीं होगा, इससे कम ही होगा, अज्यूम कर लेते हैं ये मुंबई है और ये पुणे, और बीच में डिस्टेंस कितना है, 500 किलोमीटर। जब रोड पे पहले गड्ढे थे और अब रिपेयरिंग हो गई है, अब क्या हो गई है, रिपेयरिंग हो गई है, डिस्टेंस तो नहीं बदला, इस पाथ का डिस्टेंस नहीं बदला, लेकिन वेलोसिटी बदली है और गाड़ियों की स्पीड, गाड़ियों की रफ्तार बढ़ी है, गाड़ियों की रफ्तार बढ़ी है, डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, रफ्तार बढ़ी है, तो क्या टाइम कम नहीं होगा। मतलब क्या एक गाड़ी का इस रोड पे टाइम कम लगेगा, मतलब वो इस रोड पे कम टाइम के लिए होगा, तो जो ओवरऑल गाड़ियां हैं वो इस रोड पे कम टाइम के लिए होगी, इसलिए ट्रैफिक घटेगा। और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर नहीं तो फिर रोड की रिपेयरिंग ही क्यों होगी अगर ट्रैफिक बढ़ेगा या सेम रहेगा तो, ठीक है। तो हम ऐसी ही चर्चा करेंगे, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, थोड़ा मैथ्स के साथ थोड़े और टफ क्वेश्चंस, आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अच्छा बाय द वे, ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं ये एग्जाम में आ चुका है, कहीं ना कहीं बहुत पहले या ट्रिपल में शायद पूछा गया था, डेटा हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन यही था। मान लो एक आदमी है और इसने शराब पी ली है, ठीक है, यह है ड्रंकार्ड। या इसे हम बेवड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, बेवड़ा या शराबी। ये रोड से चल रहा है, अब क्योंकि ये शराबी है तो ये 5 कदम आगे लेता है, 5 कदम ये आगे लेगा और फिर 3 कदम पीछे लेता है। ये ड्रंकार्ड 5 कदम आगे लेता है, फिर 3 कदम पीछे लेता है। इसके एक स्टेप में 1 फीट कवर होता है और 1 सेकंड का टाइम लगता है। इसको एक स्टेप लेने में 1 सेकंड का टाइम लगता है और एक स्टेप मतलब 1 फीट को कवर करता है। और इससे 13 मीटर दूर एक गटर है। इस ड्रंकार्ड से 13 मीटर दूर एक गटर है, एक क्या है, गटर। आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच द मैन फॉल्स इनसाइड द गटर, टाइम आफ्टर विच द मैन फॉल्स इनसाइड द गटर। तो आपको क्या ढूंढना है, कितना वक्त लगेगा कि वो गटर में गिर जाए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये 5 स्टेप आगे लेगा, मतलब 5 स्टेप आगे लेगा, फिर 3 स्टेप पीछे लेगा, तो वो घूम के यहां पे आ गया। ये जो डिस्टेंस है ये तो 2 ही फीट हुआ ना, 5 आगे 3 पीछे, मतलब इफेक्टिवली वो कितना फीट चला, 2 फीट। और इस 2 फीट को कवर करने के लिए उसको 8 सेकंड लगे, 8 सेकंड, क्योंकि 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड, एक स्टेप का 1 सेकंड है, तो पूरा इस 2 फीट के लिए उसको 8 सेकंड लगे। अब वो यहां से फिर 5 आगे बढ़ा, तो 2 से 5 आगे जाएगा तो 7, और 7 से जब रिटर्न आएगा 3 पीछे आएगा तो 4 फीट पे आया, तो यहां पे वो 4 फीट पे है, और टाइम और 8 सेकंड मतलब 16 सेकंड। टाइम कितना हो गया, 16 सेकंड। अब देखो, अब वो फिर 5 फीट आगे बढ़ेगा,
तो 4 से 5 कितना होगा 9, और 9 से पीछे आएगा वो 3, मतलब 6 फीट। अब वो कहां पे 6 फीट पे, और टाइम कितना हो गया 24 सेकेंड, है ना। 16 में 8 ऐड कर दो। अब वो फिर 5 आगे बढ़ेगा, तो 6 पे है, 11 तक आएगा, पर 11 से पीछे वापस कितना जाएगा 3, मतलब 8। अभी वो 8 फीट पे, और टाइम कितना हो गया 32 सेकेंड। अब वो 5 स्टेप आगे लेगा, तो 8 5 कितना होता है 9 10 11 12 13, और 13 मीटर गटर लगा, मतलब यहां से जैसे वो 5 कदम लेगा वो गटर में गिर जाएगा, प्लस 5 सेकेंड। ऐसा नहीं है ना कि वो गटर से वापस आ जाए 2 कदम। तो टोटल अगर आप देखो तो 32 प्लस 5 37 सेकेंड्स लगेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली में आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्वेश्चन ये तो इजी था क्योंकि ये सिर्फ 13 मीटर्स है। अगर वो 250 मीटर दे देता तो क्या करते आप? अगर वो 250 मीटर देता तो कैसे सॉल्व करते? क्योंकि तब तो ऐसे एग्जाम हॉल में बैठ के बनाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से सोचना। वो गटर में कब गिरेगा? जब वो गटर से 5 फीट, मीटर मतलब फीट ले सेम रखो, जब वो गटर से 5 फीट पीछे है, क्योंकि जैसे वो 5 कदम आगे लेगा वो गिर जाएगा। अगर मान लो 250 फीट आपको क्वेश्चन में पूछा होता तो 245 फीट तक वो पहुंच जाएगा जैसे तैसे। इसके बाद जैसे 5वां कदम लेगा वो गटर में गिर जाएगा। तो 245 फीट में जितना टाइम लगेगा प्लस 5 सेकेंड, प्लस 5 सेकेंड। इसका कैसे लिखा? अगर आप देखो तो इफेक्टिवली 2 फीट के लिए 5 आगे 3 पीछे, 2 फीट के लिए 8 सेकेंड लग रहा है। 2 फीट के लिए 8 सेकेंड लग रहा है, तो 245 के लिए x लगेगा। क्या ये वैल्यू आप निकाल लोगे मैथ से? 2x इज इक्वल टू 245 इंटू 8। x की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो वैल्यू में आपको 5 सेकेंड ऐड करना है। वो वैल्यू में आपको 5 सेकेंड ऐड करना है। ये ऐसे क्वेश्चन ले लिया मैंने क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला लॉजिक सबको समझ में नहीं आता। अगर उसने एग्जाम में वो कभी 10 फीट देगा ही नहीं, क्योंकि लोग मैन्युअली निकाल लेंगे, वो बड़ा नंबर देगा। वो कितना भी बड़ा दे दे, इस लॉजिक से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम उसको सॉल्व कर सकते। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास बाउल है, ऐसा बड़ा सा बाउल है, ठीक। मैंने 2 छोटे छोटे रिंग अटैच कर दिए। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये एक रस्सी है और ये दूसरी रस्सी, 2 अलग अलग रस्सी है। दोनों पॉइंट ए से बी पे अटैच है। एक यहां ले लिया और एक रिंग यहां ले लिया। तो पहला रिंग इस रस्सी से आगे बढ़ेगा, दूसरा रिंग यहां से आगे बढ़ेगा, ठीक है। मान लो इसको मैं, अच्छा इसको पॉइंट 1 बोलता हूं और इसको पॉइंट 2 बोलता हूं, और ये मेरा रिंग ए है और ये मेरा रिंग बी है। मान लो ए को 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पहुंचने के लिए टी ए टाइम लगा और बी को टी बी लगा। अब हमें इसको कंपेयर करना है कि ज्यादा टाइम किसको लगेगा, इन दोनों में ज्यादा टाइम किसको लगेगा। 2 मिनट वीडियो पॉज करो और थोड़ा सोचो कि ज्यादा टाइम किसको लगेगा, कौन जल्दी पहुंचेगा, बी या ए, ठीक है। तो आई होप आपने कुछ पॉज करके सोचा होगा। आंसर आप बचा के रखिए, अभी डिस्कस करते हैं। देखो जब बी नीचे आ रहा है, क्या ग्रेविटी उसको खींच रही है? जब बी नीचे आ रहा है, क्या ग्रेविटी उसको खींच रही है? मतलब क्या उसके पास एक्सेलरेशन है। जब बी यहां पे होगा तो ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा और नीचे mg। नॉर्मल के अगर मैं 2 कंपोनेंट निकालूं, मतलब नॉर्मल रिएक्शन मुझे हेल्प कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन मुझे हेल्प कर रहा है नीचे आने में।
नॉर्मल रिएक्शन मुझे हेल्प कर रहा है नीचे आने में, पर सीन ये है कि जब ये ऊपर चढ़ रहा होगा तो नॉर्मल यहां होगा, तो उसका एक कंपोनेंट अब मुझे नीचे खींच रहा है नॉर्मल का, ये तो चलो mg से बैलेंस हो गया, ये वाला कंपोनेंट मुझे डिसेलरेट कर रहा है, तो ये वाला एक्सेलरेट कर रहा है और ये वाला डिसेलरेट कर रहा है। बट द कैच इज कि जब दोनों साथ में निकले थे, मान लो दोनों को सेम पुश दिया, दोनों को सेम पुश दिया, तो मान लो अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है और ये भी 5 से शुरू हुआ, तो ये बढ़ते 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 हो सकता है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड हो गया एग्जांपल। तो क्या ये 20 से घटते 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 वापस यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड पे आएगा? पर थ्रू आउट द जर्नी जब ये 20 से कम भी हो रहा था और 5 से ज्यादा था, इससे तो ज्यादा ही फास्ट था वो, ये तो सिर्फ 5 में ही चल रहा था। बीड भी या लिंक भी खाली 2 इंस्टेंस पे 5 पे था, एक स्टार्ट में एक एंड पे। थ्रू आउट द जर्नी उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा थी और इसकी सिर्फ 5 थी। तो इस लॉजिक से हम बोलेंगे कि टाइम ऑफ ए इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ बी। टाइम ऑफ बी कम है, वो कम टाइम में पहुंच गया। इसी से मिलता जुलता और एक क्वेश्चन ले लो, इसी से मिलता जुलता और एक क्वेश्चन ले लो। मान लो एक ये दीवार है, यहां पे मैंने ब्लॉक रख दिया, यहां पे ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक को छोड़ दिया, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। अगेन अगर मैं इनके टाइम को कंपेयर करूं, इनके टाइम को मैं क्या करूं, कंपेयर करूं, देखो होगा क्या, यहां तक तो सेम स्पीड है, यहां तक दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, तो टाइम भी सेम होगा। पर यहां से ब्लॉक बी की रफ्तार बढ़ जाएगी, कहां, यहां तक बढ़ेगी और उसके बाद डिसेलरेट होगी। पर सेम लॉजिक लगाओ, जब डिसेलरेट भी हो रहा है तो भी ए से तो ज्यादा ही है ना वो, तो यहां पे भी जो बी का टाइम है वो कम होगा, बी का टाइम है वो कम होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और लास्ट बेसिक क्वेश्चन ले लो, ये तो जेईई में पूछा गया है, बहुत पहले जब सब्जेक्टिव पेपर बनता था तब एक बार पूछा है। उसने ये पूछा कि जब आप ट्रेन से नियर बाय पोल को देखते हो तो जल्दी जल्दी से निकल जाता है, और दूर किसी पेड़ को देखते हो तो धीरे धीरे जाता है, ऐसा क्यों? उसको रीजन करो। मतलब ये ट्रेन जा रही है, यहां पे एक पोल है और यहां पे एक पेड़ है, एक पोल और एक पेड़ है, ये पोल फास्ट जाता है लेकिन ये धीरे धीरे जाता है, ऐसा क्यों? मान लो ये ट्रेन और आप यहां से देख रहे हो इंजन से, ठीक है, 2 मिनट सोचो, रीजन बनाओ, ठीक है, रीजन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें पता है कि पोल ज्यादा फास्ट जाएगा, क्यों जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन, रीजन बनाइए, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके कुछ सोचा होगा, ध्यान से सुनना। मैं ये मानता हूं कि दोनों ही सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अभी तो मैं ट्रेन पे बैठा हूं, तो मेरे हिसाब से पोल और पेड़ पीछे जा रहे हैं, ट्रेन रुका हुआ है, क्योंकि मैं खुद ट्रेन के अंदर हूं ना। रेफरेंस फ्रेम की अभी बात हम करेंगे, अभी थोड़ा ट्राई करो सोचने का। मैं ही ट्रेन में हूं तो मुझे ट्रेन चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, मुझे पेड़ और पोल पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार वही है। मैं मानता हूं कि दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया। पर आप देखो कि आपको पोल को देखने के लिए पहले पोल आपने यहां देखा और फिर पोल यहां दिखा आपको, ये एंगल ले लो, ठीक है। और पेड़ को देखने के लिए देखो, आपने पहले पेड़ को यहां देखा और फिर पेड़ को यहां देखा, ये एंगल ले लो। क्या पेड़ के लिए आपने कम एंगल बनाया क्योंकि वो दूर था, क्योंकि पेड़ का डिस्टेंस बढ़ गया तो एंगल कम हो गया, तो पोल में फटाक से घुमाना आपको, जैसे पोल आया, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा एंगल कवर करना है। पेड़ का क्या है कि टाइम उतना ही है पर कम एंगल कवर करना है, तो धीरे 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 पोल और पेड़ ऐसे। इसके लिए क्योंकि जो एंगल है, एंगल का डिफरेंस है, वो टाइम के डिफरेंस को क्रिएट करता है,
इसकी अच्छे से बात हम सर्कुलर में करेंगे, इसकी अच्छे से बात हम सर्कुलर में करेंगे। तो ये वो 4-5 बेसिक क्वेश्चंस है जो मैं एक बार डिस्कस करना चाहता था बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअली। अब वैसे ये भी हम पार्ट बोल सकते हैं, चैप्टर की शुरुआत हो गई है, बट अब आप पहला हेडिंग डालोगे चैप्टर का, which is रेफरेंस फ्रेम। मैं इसको हटा रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज का लेक्चर बेसिक ही होगा, आज का लेक्चर बेसिक ही होगा, पूरा देखना, आपको डरना नहीं है, एकदम डिटेल में डिस्कशन होगा, ठीक है। आज का लेक्चर बेसिक ही होगा। सुनो, हेडिंग डाल लो रेफरेंस फ्रेम। हेडिंग डाल लो रेफरेंस फ्रेम, हेडिंग डाल लो रेफरेंस फ्रेम। ये क्या चीज है? रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस, ठीक है। ये क्या चीज है? रेफरेंस फ्रेम वो जगह है जहां पे बैठ के आप दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हो। पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। रेफरेंस फ्रेम इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस वेयर यू सिट a place where you sit and observe others, and observe others, ठीक है, and observe others। रेफरेंस फ्रेम उस जगह का नाम है जहां पर बैठ के आप दूसरी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। हम यूजुअली ग्राउंड फ्रेम में रहते हैं, यूजुअली, ऑब्वियसली फ्रेम बदला जा सकता है। और एक बात और याद रखना, ये आपके काम को आसान बनाने के लिए। अभी हम रिलेटिव मोशन की बात नहीं कर रहे, बेसिक रेफरेंस फ्रेम समझा के हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एकदम बेसिक से। रेफरेंस फ्रेम में खाली टच करूंगा, इसके बाद रिलेटिव मोशन में इसको वापस से एक बार देखेंगे। अभी समझो, ऐसी जगह जहां पे आप बैठ के देख रहे हो दूसरों को, वो होता है रेफरेंस फ्रेम। अभी मैं नॉर्मल खड़ा हूं अर्थ पे, मतलब मैं बिल्डिंग में हूं, पर वो बिल्डिंग अर्थ पे क्योंकि खड़ी हुई है, बिल्डिंग तो भाग नहीं रही है, तो ऐसा मैं बोलता हूं कि मैं अर्थ पे हूं या मैं ग्राउंड पे हूं, तो मैं सबको ग्राउंड रेफरेंस में देख रहा हूं। लेकिन जैसे आप ट्रेन में बैठ जाते हो, आपको ट्रेन आगे हुए जाता नहीं दिखता, आपको क्या दिखता है कि प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, क्योंकि तब आप ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हो। तो रेफरेंस फ्रेम वो जगह है जहां से बैठ के आप दूसरों चीजों को ऑब्जर्व करते हो। इसका थोड़ा सा मैथ्स पढ़ते हैं। मैं लिख रहा हूं VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। हमें वेक्टर क्वांटिटी लगा देना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली बात यह है क्या, इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको पढ़ा जाता है, इसको इंग्लिश में हम कैसे पढ़ते हैं? व्हाट दिस इज नोन एज, VAB को क्या बोलते हैं? दिस इज वेलोसिटी ऑफ, किसकी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ A। तो ये एक्चुअली में किसकी वेलोसिटी है? A की, विथ रिस्पेक्ट टू B। मतलब B के नजरिए में वेलोसिटी ऑफ A क्या है? दैट इज VAB। B के नजरिए में वेलोसिटी ऑफ A क्या है? वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। B विथ रिस्पेक्ट टू कौन? B। किसका रिस्पेक्ट है? B। B का नजरिया क्या है? A के लिए, वो है। तो ये एक्चुअल में वेलोसिटी किसका है? A का, पर ग्राउंड के फ्रेम में नहीं, B के फ्रेम में। जैसे कि मान लो, जैसे आप जब ट्रेन में जा रहे हो, आपके बगल में से भी एक ट्रेन जा रही है,
ठीक है, दो ट्रेन जा रही है, ऑब्वियसली स्पीड कम ज्यादा अलग हो सकता है। अगर मैं ग्राउंड पे हूं और मैं दोनों ट्रेन को देख रहा हूं, तो मेरे लिए दोनों की कोई ना कोई स्पीड आएगी। मान लो ये ट्रेन जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ, ये ट्रेन जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ। ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ और ये जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ। ये पहली बात, ये स्पीड कौन से फ्रेम में? ये स्पीड ग्राउंड फ्रेम में। जब एक आदमी जमीन पे खड़ा होगा, दूर से देखेगा, तो उसको ये ट्रेन 20 मीटर की दिखेगी और ये ट्रेन 15 मीटर पर सेकेंड की दिखेगी। पर मैं बोलता हूं कि इस ट्रेन में बैठ जाओ, इस ट्रेन में बैठ जाओ। अब ध्यान से सोचो कि ये ट्रेन एक्चुअली में इससे तो पीछे जा रही है ना, क्योंकि ये फास्ट है, ये ज्यादा फास्ट है। अगर दोनों ने साथ में भी शुरुआत की तो दोनों आगे तो बढ़ रहे हैं, ये ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह आदमी बोलेगा कि दोनों ही ट्रेन लेफ्ट में जा रही है, पर जो ट्रेन में बैठा है वो बोलेगा कि मुझे तो ये राइट में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि मैं बैठा हूं ट्रेन में और ये मेरे पीछे जा रही है। तो क्या अलग अलग नजरिए से चीजें बदल जाती है? यस। इसीलिए रेफरेंस फ्रेम का इंपॉर्टेंस है। और इंपॉर्टेंस कहां है सोचो, आपके लिए ट्रेन रेस्ट पे हो गए ना, आपके लिए ये जो ट्रेन में बैठा है, ट्रेन ए में जो बैठा है, क्योंकि वो ट्रेन में ही बैठा है, क्योंकि वो ट्रेन में ही बैठा है, उसका ए और बी दोनों सेम है, वो ट्रेन में ही बैठ के अपने ही ट्रेन को ऑब्जर्व करेगा, तो दोनों वेलोसिटी तो जीरो ही हो जाएगी ना, सेम होगी। तो इससे हुआ क्या, क्या आपके मोशन, आपके सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट का मोशन कम हो गया। जब आप ग्राउंड से देख रहे हो तो दो ट्रेन भाग रही है, जब आप ट्रेन ए में बैठ के देख रहे हो तो एक ही ट्रेन भाग रही है, दैट इज ट्रेन बी। इसके लिए रेफरेंस फ्रेम आपका काम आसान कर देता है। अगर तीन चीजें चल रही है तो जाके किसी पे बैठ जाओ, दो चीजें चलेंगी। अगर दो चीजें चल रही है जाके किसी पे बैठ जाओ, एक चीज चलेगी। क्लैरिटी है? तो VAB क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, VA माइनस VB। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने ये ग्राउंड नहीं लिखा है क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है, लिखने की बात नहीं है ये। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ A क्या है, माइनस ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ B क्या है। दोनों का रेफरेंस फ्रेम सेम होना चाहिए जब आप ऐसा रिलेटिव निकालते हो। तो अब आप बोलोगे सर मान लो यहां पे एक ट्रेन सी भी है, अभी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप देख रहे थे, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट की आपको वेलोसिटी पता थी, आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B आ गया। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या आएगा? A विद रिस्पेक्ट टू B। B जब देखेगा, मान लो अभी ग्राउंड का ले लेते हो, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 20 मीटर है, क्योंकि ये आदमी ग्राउंड पे खड़ा है और आपको फोन कर रहा है, सर वेलोसिटी ऑफ A मेरे को ग्राउंड से ना 20 दिख रहा है। आपने नोट कर लिया, माइनस आपने पूछा बता ग्राउंड से B कितना दिख रहा है, वो बोला ग्राउंड से B सर 15 दिख रहा है, आंसर आया 5 मीटर पर सेकंड। तो मैंने इसको फोन लगाया, बोला क्या तू बता, ठीक है, हम किसके विद रिस्पेक्ट टू B है, मान लो B पे भी एक आदमी बैठा है, B पे भी एक आदमी बैठा है, मैं उस B को फोन लगाया, बोला तू बता तेरे को A कितना दिख रहा है, वो बोलेगा सर मुझे A 5 मीटर से आगे जाता हुआ दिख रहा है। मैं बोलूंगा बात समझ में आ गई, सब कुछ सही चल रहा है, बात समझ में आ गई, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अगर एक आदमी C पे बैठा है, वो C ट्रेन है 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है, ये C जो ट्रेन है वो 10, ये B से 15 है, ये 10 मीटर है। मैं इसको एक चीज और बता दूं, ये भी लिख सकता हूं, दिस इज ऑल्सो अलाउड। ग्राउंड फ्रेम के ही वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करना कोई जरूरी ऐसा मत याद रख, यूजुअली हम ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना, गिवन कि दोनों का ही वेलोसिटी आपको सेम रेफरेंस फ्रेम से मेजर करना है, चाहे C से मेजर करो, चाहे A से मेजर करो, चाहे B से मेजर करो, चाहे ग्राउंड से करो। मुझे क्या निकालना है? A विद रिस्पेक्ट टू B, तो वो दोनों तो
जब मैं सेम नजरिए से देखूंगा तभी तो डिफरेंस बता पाऊंगा। मुझे क्या बताना है कि बी के नजरिए से ए पे क्या, मतलब मुझे बी पे बैठना पड़ेगा। बी पे बैठने के बाद की वेलोसिटी, उसके लिए मुझे दोनों का इंडिविजुअल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और वो इंडिविजुअल वेलोसिटी कोई भी फ्रेम की रहने दो, होनी वो दोनों सेम की होनी चाहिए। आप ये नहीं लिख सकते, ये गलत है कि आपने वेलोसिटी ऑफ ए तो सी के रिस्पेक्ट में निकाला, वेलोसिटी ऑफ बी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाला, और उसको सबट्रैक्ट करके बोल दिया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। दिस इज इनजस्टिस, अन्याय है ये। आप अगर इसको सी के रेफरेंस में निकाल रहे हो तो इसको भी सी के रेफरेंस में निकालो, अगर इसको आप ग्राउंड के रेफरेंस में निकाल रहे हो तो इसको भी आप ग्राउंड के रेफरेंस में निकालो। बेसिक है रेफरेंस फ्रेम का, ठीक है। और आप बोलोगे सर मेरे को सी के रेफरेंस में निकालना है, सर ये कैसे निकालें, ये कैसे निकालें? अरे अगेन सिंपल, जब ए बी को आप a माइनस बी लिख सकते हो तो आपको ए सी को a माइनस सी लिखना पड़ेगा ना। और यहां पे कुछ नहीं लिखा मतलब ग्राउंड फ्रेम है, यहां पे कुछ नहीं लिखा मतलब ग्राउंड फ्रेम है। देखो आंसर सेम आएगा, अभी चेक करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 है, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 है, तो वेलोसिटी ऑफ AC आ गया 10। तो वेलोसिटी ऑफ AC कितना आ गया 10। वेलोसिटी ऑफ BC देख लो, वेलोसिटी ऑफ BC इज वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ C। कुछ नहीं लिखा मतलब ग्राउंड है, कुछ नहीं लिखा मतलब, क्योंकि D नहीं है ना मेरे पास, A B C है, तो मेरे पास ग्राउंड के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो B ग्राउंड से क्या दिख रहा है 15, माइनस C ग्राउंड से क्या दिख रहा है 10, ये बोलेगा 5, तो BC कितना आया 5, 10 माइनस 5 आंसर 5, आंसर 5। चाहे AC BC निकालो, चाहे A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालो, आंसर सेम आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, and this velocity of A minus velocity of B should be with respect to same frame, चाहे ग्राउंड हो चाहे कोई और। बेसिक अगर इतना समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं समझा तो वीडियो थोड़ा पीछे लो, वापस देखो। नहीं समझा तो वीडियो थोड़ा पीछे लो, वापस देखो, या कमेंट डाल दो, मैं कमेंट में समझा दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है, मतलब अलग अलग फ्रेम से अलग अलग एहसास होगा। जैसे वेलोसिटी डिपेंड करती है, ग्राउंड से देखा तो ये 15 का दिखता है, इस पे बैठ के देखा तो ये पीछे जाता हुआ दिखता है, इस पे बैठ के इसको देखा तो ये पीछे जा रहा है, इस पे बैठ के इसको देखा तो ये ज्यादा पीछे जा रहा है, इस पे देखा तो तीनों आगे जा रहे हैं। मतलब वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंडेंट है, अलग अलग फ्रेम में अलग अलग वेलोसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें एक एक करके लिस्ट करते हैं कि कौन सी चीज फ्रेम पे डिपेंडेंट है और कौन सी चीज फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आई होप आप ये नोट डाउन अगर आप कर सकते तो कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर दूंगा। हेडिंग डाल लो, क्वांटिटीज दैट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, और एक तरफ आएगा क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। सबसे पहली बात करते हैं डिस्टेंस कवर्ड, पहली बात करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल। क्या वो रेफरेंस फ्रेम में फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली। अगर दो लोग ट्रेन में बैठे हैं, मैं ग्राउंड से देखूं तो दोनों मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, तो दोनों अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं।
पर अगर मैं ट्रेन में जाके बैठ जाऊं तो वो दोनों भी मेरे साथ ही बैठे हैं, तो ट्रेन में बैठे हुए आदमी के लिए वो ट्रेन में जो पहले से दो लोग बैठे हैं उनकी कोई डिस्टेंस कवर्ड नहीं है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे था उसने उनको जाते हुए देखा है, उसने बोला नहीं डिस्टेंस तो कवर हुआ है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। चलो एक चीज समझ में आ गई, एक चीज समझ में आ गई, आगे डिस्कशन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट सेम ही बात है ना, डिस्टेंस कवर्ड अगर अलग अलग है तो डिस्प्लेसमेंट भी रेफरेंस फ्रेम में अलग अलग हो सकता है, होगा ही। डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। और बताओ वेलोसिटी, वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन, ये तो हमने अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया। वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन दी रेफरेंस फ्रेम। और क्या है स्पीड, अगर वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली स्पीड भी होगी। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अलग वेलोसिटी मतलब अलग मोमेंटम। जो ट्रेन में बैठा है उसके लिए बाकी ट्रेन के साथी का मोमेंटम जीरो है क्योंकि उनकी वेलोसिटी भी जीरो है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे बैठा है उसके लिए ट्रेन में बैठे हुए लोगों का मोमेंटम जीरो नहीं है, इसके लिए मोमेंटम इज आल्सो क्वांटिटीज दैट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। वर्क डन, वर्क डन, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। अलग अलग फ्रेम में बैठ के देखने से अलग अलग वर्क की वैल्यू आती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लिख लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। अच्छा, जो चीजें रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, टाइम ऑफ इवेंट, टाइम ऑफ इवेंट, अगर 4 बजे कुछ घटना हुई या कुछ इवेंट हुआ तो चाहे मैं प्लेटफॉर्म पे हूं या ट्रेन में हूं, घड़ी में तो मेरे 4 ही बज रहे ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रेन से जा रहा तो उसकी घड़ी रुक गई। टाइम ऑफ इवेंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, सेम टाइम पे होता है। आइंस्टाइन ने इसको चैलेंज किया था, पर हम न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते हैं जेई में, न्यूटन के टाइम तक ये बात सही मानी जाती थी। आइंस्टाइन ने इसको गलत प्रूफ भी किया है, सिर्फ चैलेंज नहीं किया, ये गलत बात है। बट जेई के सिलेबस में ये सही बात है क्योंकि जेई न्यूटन के फिजिक्स को फॉलो करता है। आइंस्टाइन की फिजिक्स हम मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे जहां पे ये सब का डिस्कशन ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा। आपको क्या मानना है, टाइम ऑफ इवेंट डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, ये आपको मान के चलना है। और लॉजिक क्या है, घड़ी तो सबकी सेम है, घड़ी तो सबकी सेम है, कोई भी रेफरेंस फ्रेम में बैठ जाओ। चलो, और इंडिविजुअल फोर्स, मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, धक्का लग गया, सामने किसी ने खींच के दिया है यहाँ पे जोर से 5 न्यूटन, कितना दिया, 5 न्यूटन। तो आपके बाजू में ट्रेन में एक बंदा बैठा था, उसको भी 5 न्यूटन दिखाई देगा, और जो प्लेटफॉर्म से देखा कि देखो कोई तो पीटा जा रहा है, उसको भी 5 न्यूटन ही दिखाई देगा। तो इंडिविजुअल फोर्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं 10 न्यूटन का पुश दे रहा हूं, वर्क अलग हो सकता है। वर्क दो चीज से बनता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो अलग हो जाएगा, वर्क अलग हो सकता है, लेकिन फोर्स हमेशा सबको 10 न्यूटन ही दिखेगा, ब्रह्मांड में कोई कहीं से भी देख ले। अच्छा, एक और चीज बताओ, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या बदल जाएगा। अगर मैं और ये बोर्ड 5 मीटर की दूरी पर, तो प्लेटफॉर्म से देखोगे तो भी 5 मीटर दिखेगा। ट्रेन, मान लो हम चल रहे हैं ट्रेन में, ये सेटअप ट्रेन में जो बैठा है उसके रिस्पेक्ट में मैं भी रेस्ट पे हूं, ये भी रेस्ट पे, तो ऑब्वियसली 5 मीटर उसको दिखाई दे जाएगा। जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जो कहां प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसके लिए हम दोनों साथ साथ ही तो चल रहे हैं, हमारे बीच का डिस्टेंस बदलने वाला नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस फ्रेम। अगर दो चीजों के बीच में
5 मीटर की दूरी बताई गई है तो कहीं से भी देखो वो 5 मीटर ही होगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल की बात कर रहा हूं। दैट नेवर डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, आज का लेक्चर यही रोकते हैं। बेसिक लेक्चर था, रेफरेंस फ्रेम का बेसिक देगा, कुछ 4-5 क्वेश्चंस भी किए बेसिक। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वहां से हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीजें, जेई के क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस करेंगे। ग्राफ होगा, मोशन 1D, मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 2D, रिवर बोट प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, बारिश भी हो रही है, बढ़िया मौसम है, रेनमैन प्रॉब्लम करने में मजा आएगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज साथ में नोट्स बनाइए, वॉच अलोंग वीडियो नहीं है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो आपके साथ जेई या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि रोज आपको वीडियो देखने को मिलेगा, और सिर्फ फिजिक्स पे ही नहीं, केमिस्ट्री पे भी, बायो और मैथमेटिक्स पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। थैंक यू।